नमस्कार। इलेक्शन हीट लोकसभा का रण पांचवा चरण में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। पांचवें चरण में देश की 49 लोकसभा सीटों पर जो मतदान है वो पूरा हो चुका है। दूसरी तरफ शाम 6 बजे तक जितने भी जो मतदाता हैं वो पोलिंग बूथ के अंदर जिनकी एंट्री हो चुकी है उनको भी अभी वोट डालने दिए जा रहे हैं। और 5 बजे तक का जो आंकड़ा है उसके अनुसार तकरीबन अगर वोट परसेंटेज को देखा जाए, इनऑल अगर देखें 49 सीटों का वोट परसेंटेज देखें तो करीब 56 से 57% के आसपास ये वोटिंग परसेंटेज दिख रहा है। चूँकि ये 5 बजे का तक का आंकड़ा है और 6 बजे या फिर उसके बाद जितने जो मतदाता हैं वो अपना मत का इस्तेमाल कर लेंगे तो फाइनल जो एक डाटा है वो आएगा। उत्तर प्रदेश में 5 बजे तक 55% के आसपास, महाराष्ट्र में 48% के आसपास, पश्चिम बंगाल में शाम 5 बजे तक 73%, बिहार में 52%, उड़ीसा में 60%, झारखंड में 61%, जम्मू कश्मीर में 54% और लद्दाख में 67%। ये टैली है 5 बजे तक की जो मतदान हुआ है। अगर वैसे देखा जाए 2019 का परिणाम देखें इस 49 लोकसभा सीटों पर तो एनडीए को 41 सीटें मिली थी, यूपीए को मात्र 1 सीट मिली थी और अन्य के पास में 7 सीटें गई थी। इस बार का जो चुनाव है तमाम सारे मुद्दे रहे, तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप रहे और पांचवा चरण भले ही 49 सीटें हैं लेकिन काफ़ी अहम है। ये ऐसे राज्य इसमें शामिल हैं, 8 राज्य यानी कि 6 उसमें राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, जिसकी ये 49 जो लोकसभा की सीटें हैं जहां पर आज मतदान हुआ है काफ़ी अहम है। क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश है सबसे बड़ा राज्य, 80 लोकसभा की सीटें यहाँ से आती हैं। महाराष्ट्र 48% यहाँ पर शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई और 48 कुल सीटें यहाँ पर है और 13 सीटों पर आज वोटिंग हुई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्या इफेक्ट क्या इम्पैक्ट। खास मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो 49 लोकसभा की सीटें हैं या जो पांचवा चरण है किस तरह से अहम है। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने खास मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे, तारुफ कराएंगे, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान हमारी इस आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम उनके पास चलते हैं। तो लगातार जिस तरह से पांचवा चरण की 49 लोकसभा सीटें जहां पर शाम 5 बजे तक की जो टैली है हम अपनी टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहे हैं कि शाम 5 बजे तक कितनी वोटिंग परसेंटेज रहा है या 2019 में किस तरह के समीकरण इन 49 लोकसभा सीटों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्या कुछ 2019 में रहा है, किसको कितनी सीटें मिली हैं और कितना अहम ये पांचवा चरण है। और इसके आगे अभी 2 फेज के और इलेक्शन है, 6वां और 7वां चरण। लेकिन आज का जो चरण है 49 सीटों का और अभी तक तकरीबन 445 के आसपास जो सीटें हैं वहाँ पर चुनाव संपन्न हो चुका है। बाकी बची हुई सीटें 2 चरणों में होंगी। तो जिस तरह से जो एक टैली है, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो वोटिंग परसेंटेज और ये भी कहा जाता है इन 49 लोकसभा सीटों के लिए कि 63% से ज़्यादा यहाँ वोट परसेंटेज नहीं गया। और अगर 19 की बात करें, 2019 की हम बात करें तो 62.03% यहाँ पर रहा था। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर है, जिस तरह से रायबरेली से राहुल गांधी, अमेठी से स्मृति ईरानी और लखनऊ से राजनाथ सिंह। सीधे पैनल के पास चलेंगे, परिचय कराएंगे, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी, स्वागत करूंगा आशीष जी आपका। हमारे साथ में हैं अमित ताबरे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत करूंगा अमित जी आपका। और सत्येंद्र जैन जी है, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। सत्येंद्र जैन जी आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी मैं आपके पास ही आता हूं। पांचवा चरण 49 लोकसभा की सीटें,
किस, पहला कमेंट्स चाहूंगा। अगर वोटिंग परसेंटेज की अभी तक की हम बात करें तो तकरीबन जो वोटिंग परसेंटेज है 56-57% के आसपास इन 49 लोकसभा सीटों पर गया है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल का वोट परसेंटेज है। क्या कुछ दावे हैं सतन जी इस पांचवें चरण को लेकर? देखिए राजेश जी, ये भगवान रूपी जनता भारत की ये पांचवा चरण है। ये भारतीय जनता पार्टी ने आपको कहे कि पांचवें चरण में 300 पार वाला जो पंच है ना, वो पंच प्राप्त कर लिया है। कांग्रेस को या इंडिया अलायंस को 5 का पंच लग रहा है पांचवें चरण में। और हम देखिएगा जिस प्रकार से चौथे चरण में हमारे 270 के आसपास जो हम कह रहे हैं आकलन हमें दिया भगवान रूपी जनता ने, तो हमने जीत का चौका लगाया है और कांग्रेस और इंडिया अलायंस चारों खाने चित हुआ। पांचवें में भी हम जो है और आगे निकल गए, 300 के पार में है। और आप अभी कैसे कह सकते हैं कि चारों खाने चित्त हुआ सतन जी? अभी तो हमें 4 जून का इंतजार करना होगा ना। देखिए अब हमने अभी कहा ना, हमें आकलन अनुमान के आधार पर, और ठीक है 4 जून को भी हम देखेंगे। और जिस प्रकार इसलिए भी कह सकते हैं कि आप जगह जगह कांग्रेस और समस्त घमंडिया गठबंधन जिस प्रकार से अपनी हार की स्क्रिप्ट लिख रहा है, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, वो कहते हैं अधीर रंजन चौधरी जी कुछ नहीं बोल सकते। अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है बंगाल में। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को टीएमसी का दलाल बता दिया जाता है, उनका। लेकिन सतन जी जिन 49 लोकसभा सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें एक महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में 2019 में आपको वहां पर एक बेहतर सीटें वहां पर मिली थी। लेकिन इस बार महाराष्ट्र का जो रुख है समझ में नहीं आ रहा। 2 शिवसेना है, 2 एनसीपी वहां पर है। भारतीय जनता पार्टी किस रूप में अपने आप को लेती है, क्योंकि उसका प्रोडिक्शन, उसका आकलन भी संभव नहीं है इस बार महाराष्ट्र को लेकर। राजेश जी आपने बोला, देखिए महाराष्ट्र हो या जो भी अन्य जगह जो अभी 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके, मैं तो यही कहूंगा कि 2 शिवसेना नहीं है और 2 एनसीपी नहीं है। एक शिवसेना और एक नकली शिवसेना है, और एक एनसीपी है और एक दूसरी नकली एनसीपी है, जो उन्होंने अपना तय भी कर लिया नया नाम। शरद पवार जी तो देखिए, और वो केन प्रकार सोच रहे हैं किसी प्रकार से 10% का सीट उनको मिल जाए तो वो लीगल अपोजिशन बन जाए। और उसी चरण में ही, उसी श्रृंखला में ही शरद पवार जी कह रहे हैं कि सारी जो छोटी छोटी पार्टीज हैं उनको कांग्रेस में मिल जाना चाहिए, उनको विलय कर लेना चाहिए, उसके अंदर घुल जाना चाहिए, डिसॉल्व कर लेना चाहिए। तो ये अब ये स्थिति में आ गई है वो शरद पवार जी की पार्टी। आप सुनिए, और जिस प्रकार से कहा, और जो मैंने आपको बंगाल में भी चुनाव हो रहा वहां का बताया, और राहुल गांधी जी जिस प्रकार से आप देखिए, कोई अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े तो वही सीट से लड़े जहां से उनको पराजय प्राप्त हुई थी। लेकिन राहुल गांधी जी तो कायर सिद्ध हो गए, डरपोक सिद्ध हो गए, और उन्होंने अपना मैदान ही छोड़ दिया। अगर वो जाते तो अमेठी से अगर चुनाव लड़ते तो बहुत अच्छा रहता कि भाई वायनाड से लड़े, अमेठी वालों ने उनको अपराजित कर दिया था, हार का मजा चखा दिया था। बाइट। चलिए आता हूं सजन जैन जी, दोबारा आपके पास में आता हूं। अमित जी हमारे साथ में हैं। अमित जी का देखा जाए 2014 के भी आंकड़े देखे और 2019 के भी आंकड़े देखें तो जो कांग्रेस की जो स्थिति रही, 19 में 1 सीट आई थी वहां पर, और अगर हम यूपी की बात करें तो भी 1 सीट थी। दूसरी तरफ जो 14 के आंकड़े हैं, इन्हीं 49 का जिक्र कर रहे हैं जहां पर 5वें चरण पर वोटिंग हुई है, 2 सीट आपको मिली थी। कांग्रेस किस रूप में देखती है इस 5वें चरण को? देखिए, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो कहूँगा ही, लेकिन आप गौर करिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके सांसद, इनके वरिष्ठतम नेता सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि अब की बार तो 200 पार भी नहीं हो रहे, 180 के लाले पड़े हुए हैं। इनके पूर्व नेता यशवंत सिन्हा कह रहे हैं, इनके पूर्व नेता शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं। तो स्थिति तो पतली है। और बात हो रही थी अभी राहुल जी कहाँ से लड़ेंगे, कहाँ से नहीं लड़ेंगे। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे, दक्षिण भारत उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री इतना साहस दिखाएंगे कि वो दक्षिण भारत से चुनाव लड़ेंगे कहीं से। आखिर बात विपक्षी नेताओं की ही क्यों होती है? प्रधानमंत्री हो आप, दक्षिण भारत का भी प्रतिनिधित्व तो आपको एक बार करना चाहिए। कभी तो नरेंद्र मोदी को हिम्मत दिखाना चाहिए कि वो दक्षिण भारत की किसी सीट से चुनाव लड़ें, राहुल जी के सामने न लड़ें कि कहीं की भी सीट से लड़ जाते। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री की भाषा से आप समझ जाइए, हमें बड़ा दुख है और मैं तो व्यक्तिगत तौर पर शर्मिंदा भी हूँ कि हम ऐसा प्रधानमंत्री हैं हमारे कि जो कभी कहते हैं कि ये मटन खा रहे हैं, कभी कहते हैं कि कांग्रेस आई तो मंगलसूत्र छीन लेगी,
कभी कहते हैं कि 2 भैंस हैं तो 1 भैंस ले लेगी, कभी कहते हैं 2 स्कूटर है 1 स्कूटर ले लेगी। ऐसी शर्मिंदगी का अनुभव कराया है इन्होंने, वैश्विक बेइज्जती कराई है इन्होंने भारत के लोकतंत्र की। तो आप कल्पना करिए कि यदि सब कुछ सामान्य चीज़ें होती तो ये विकास की बहुत बातें करते हैं। जब इनको मालूम है कि पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है तो ये हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं और इस तरीके की चीज़ें बोलने लगते हैं जो कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में है ही नहीं। ये बात करते हैं मीट मटन मछली और मंगलसूत्र की, और हम लोग बात करते हैं रोज़गार की। कैसे रोज़गार देंगे, कैसे महिलाओं को सशक्त बनाएंगे, हम लोग इस चीज़ की बात करते हैं। जनता बहुत समझदार है। 10 साल आपको बहुत भरपूर आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को। 2014 में जो आवरण आपने बनाया और फिर आपने कहा कि यदि नोटबंदी असफल हुई तो मुझे 50 दिन का मौका दे दीजिए, किसी भी चौराहे पर आप मुझे जो करना हो कर लीजिएगा। 50 दिन भी चले गए और 500 दिन भी चले गए। नोटबंदी का कितना काला धन आया, 1 रुपये भी काला धन वापस नहीं आया। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो हैं आज हमारे आपके सबके सामने हैं, तो इनकी बातों की अब कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। मैं तो एक दिन देख रहा था, राजेश जी, एक देश के सीनियर पत्रकार हैं, वो ये कह रहे थे 9 मई को सत्य दिवस घोषित करना चाहिए, क्योंकि 9 मई को प्रधानमंत्री जी ने एक भी कोई झूठ नहीं बोला। तो इस तरीके का सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री इस तरीके की झूठी बातें बोलें लगातार, तो आप समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति कहां पर पहुंच गई है। हम अपने सकारात्मक मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और उम्मीद है कि पूरा आशीर्वाद हमको मिले। मैं आऊंगा सेकंड राउंड में, दोनों मेहमानों के पास में आऊंगा। आशीष जी के पास में आता हूं। आशीष जी, किस तरह से देखे, क्योंकि उत्तर प्रदेश इसमें है, पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ लड़ा था और निश्चित तौर पर 10 सीटें बसपा को वहां पर मिली थी। महाराष्ट्र में इस बार पिक्चर क्लियर नहीं है। दूसरी तरफ अगर पश्चिम बंगाल में ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर गेन 2019 के मुकाबले यहां पर कर सकती है, किस रूप में देखें इन 49 सीटों को, या फिर इन राज्यों को जो 5वें चरण में जहां पर आज मतदान हुआ है? आशीष जी, देखिए, अभी तक जो मतदान हुआ है उसमें मतदान प्रतिशत को लेकर बहुत रहस्य सा बन गया जी। कि जो मतदान हुआ है कम हुआ है, एवरेज से कम हुआ है, या किसी एक समाज के किसी एक वर्ग से, मैं जाति विशेष नहीं कह रहा हूँ, महिला पुरुष के बीच में भी इस तरह की कुछ महिलाओं ने वोट कम किए हैं, तो किसी क्षेत्र विशेष में वोट कम हुए हैं। तो ये जो पूरा अभी तक का जो पैटर्न आ रहा है, इससे ये नहीं कहा जा सकता कि अभी स्थितियां क्या बन रही हैं। लेकिन जब मैं समझता हूँ कि पूरे 7 चरण के बाद में टोटल वोट परसेंट आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ इस पे नतीजे ज्यादा मोटे निष्कर्ष निकल पाएंगे। लेकिन अभी की जो स्थितियां हैं उसमें ये सारे चीजें जो हैं, ये इन चीजों का अभिप्राय भर है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो वोट हुआ है इसमें मतदाता ओवरऑल देखा जाए, अगर एक चरण पिछला छोड़ दे कि हमें 2-4% ज्यादा वोट हो गया, तो मतदाता इस पूरे चुनाव के 5 दौर तक जो है बहुत उत्साहित नहीं दिखता। वो एक न्यूट्रल सी स्थिति जैसी दिखती है कि जाता है वोट कर देता है, कई लोग नहीं जाते हैं। तो ये चीजें जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये है कि जो राजनीतिक दलों ने जो हर चुनाव दर चुनाव जो मुद्दों की बदलाहट की है, जो बार मुद्दे बदले गए हैं, मैनिफेस्टो से दूर जाकर के दूसरे मुद्दे तलाशे गए, दूसरे क्षेत्र तलाशे गए, प्रचार के या आरोप प्रत्यारोप के, वो भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें भूमिका अदा कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मुझे लगता है कि सारे ये मुद्दे इसलिए आजमाए गए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाता बाहर आए। हार्डकोर वोटर तो दोनों पार्टी के वोट कर देते हैं। जरूरत ऐसी है कि जो कोर वोटर है या जो न्यूट्रल आदमी समाज का लेमैन है, वो वोटिंग तक आए, या तब जाकर 80-90% वोट हो तो चीजें समझ आएगा। अभी ये चुनाव जो एक तरफ चलता हुआ दिखता है कि ठीक है वोट कर दिया, किसी क्षेत्र में कोई भारी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस बार जो चुनाव है, हो सकता है कि या तो 400 पार चला जाए, या जैसे दूसरे कहते हैं कि 200 के पार नहीं जाएगा। लेकिन जो भी होगा, इस चुनाव में एक बात तो तय है कि ये चुनाव 2019 से अलग है, और इस चुनाव में कई बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष के मुद्दों पर जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष को आना पड़ा। तो कई चीजें इसमें बदली हुई हैं। ये बात अलग है कि जो विपक्ष है वो एकजुट नहीं है, विपक्ष जो है पूरी तरह से यूनाइट नहीं हो पाया, विपक्ष में जो है कई तरह की आवाजें हैं। लेकिन उस सब के बावजूद भी
चुनाव को जिस तरह से दोनों लोगों ने चुनाव तक ही रखा है और पिछली बार जैसा मुद्दों से नहीं किया, पिछली बार जैसा वो नेगेटिविटी जैसा चुनाव नहीं है, जी ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए जो भी चुना जाएगा, मुझे लग रहा है वो जितने भी मतदाता जा रहे हैं वो बड़ा सोच समझ के कुछ चुनने वाले हैं। चलिए, बेहतर बात आशीष जी आप कर रहे हैं, क्योंकि पहले से भी लगातार जो देख रहे थे कि जो मतदाता है वो साइलेंट है। इसको तमाम तरीके से प्रोडक्ट कर सकते हैं, तमाम तरीके से अनुमान लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से और कांग्रेस अपने तरीके से, या जो अन्य दल हैं वो अपने तरीके से इसको अनुमान लगा सकते हैं, इसको प्रोडक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर सत्येंद्र जैन जी के पास में आऊंगा। सत्येंद्र जी, इस बार आपने रखा कि आपकी बार 400 पार। यह भी था कि 10 साल तक लगातार आप सरकार में थे, कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी का भी खतरा था। ये बड़ा जो आप एक टारगेट लेकर चल रहे हैं कि अब की बार 400 पार। दूसरी बात, जहां से मुद्दों की शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे हर चरण में मुद्दे बदल गए। इसकी क्या वजह रही है? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बताने के लिए बहुत कुछ है कि 10 साल में हमने बहुत कुछ किया, तमाम सारी चीजें गई, लेकिन समय समय चरण दर चरण जिस तरह से मुद्दे बदले हैं। सत्येंद्र जी। जी जी, देखिए, हमने तो कहा है और हमने विश्वास के साथ कहा, भारत की राजनीति को एक नई दिशा दी है भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार 1984 में बनी थी, उसके बाद 2014 में 30 वर्ष के अंतराल के बाद बनी, और हमने कहा था इस बार स्थिर सरकार। तो भगवान रूपी जनता ने हमें 285 सांसद दिए, और फिर हमने जब जो 2019 में गए तो हमने कहा इस बार 300 पार। तो हमें भाजपा को 303 सीट मिली और हमारे एनडीए को 350 से ज्यादा सीट, 357। तो और वोट शेयर भी बढ़ा, तो दोनों में। तो आई इतिहास में हमने 1970-71 के चुनाव के बाद ऐसा इतिहास दोहराया आज के आधुनिक काल में। तो ये भगवान रूपी जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारे मुद्दे सेट हैं, बस हम विषय अलग अलग उठा रहे हैं राजेश जी। और जिस प्रकार से कांग्रेस तो भगवान रूपी जनता को राक्षस कहती है, इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं वो सब राक्षस हैं, और अपने आप को बड़ा संत बताने लगते हैं, महाभारत की धरती से उनको अभिशाप देने लगते हैं। तो ये सारी चीजें कांग्रेस करती रही है, और कांग्रेस ने जिस प्रकार से चुनाव लड़ा, मेरे मित्र कह रहे थे दक्षिण भारत की सीट से लड़ने मोदी जी, और आप देखिए राहुल गांधी जी हो चाहे सैम पित्रोदा जी हो, ये चमड़ी के रंग पर भारत को बांटने लगे। दक्षिण भारतीय अफ्रीकन लगते हैं, और दक्षिण भारतीयों में कम ज्यादा दिमाग होता है, उत्तर भारतीयों में कम होता है। आज रायबरेली की जनता ने भी ईवीएम के द्वारा राहुल गांधी जी को जवाब दे दिया होगा, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर भारतीयों का अपमान किया गया ये सबने देखा। चमड़ी के आधार पर ये भगवान कृष्ण को भी इन्होंने अफ्रीकन बता दिया, भगवान कृष्ण चमड़ी के आधार पर बता दिया। और आज डीएमके को भी सोचना चाहिए, जो दक्षिण भारतीय तमिलनाडु से आता है डीएमके, वह डीएमके को भी इन्होंने अफ्रीकी बता दिया, और उत्तर पूर्वी वालों को चीनी बताया था। ऐसा में सारी जगह का बता दिया इन लोगों ने, अरबी बता दिया। आप और हम अमित तावरे जी बैठे हैं, ये जो है गोरे हो गए, अंग्रेज हो गए। तो इस प्रकार का चमड़ी के आधार पर बांटने का काम सत्येंद्र जैन जी वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप उत्तर भारत में जिस तरह से चीजें आपकी दिखी, वो दक्षिण में तमाम तैयारियों के बावजूद भी वो चीजें आपकी वहां पर नहीं दिखी। ये तो एक सवाल है ना पार्टी के सामने। राजेश जी, वहां पर हमारा भगवान रूपी जनता हमारा साथ दे रही है, हमारा वोट शेयर बड़ा उत्तरोत्तर बढ़ा। अब देखिए तेलंगाना में हमारा लगभग 17% का वोट शेयर था, इस बार और बढ़ेगा। ऐसे ही तमिलनाडु में अभी हमारा 14% के आसपास का वोट शेयर है, केरल में भी हमारा लगभग 16% का वोट शेयर है। तो इस बार के चुनाव जो 2019 के सापेक्ष में, तो ऐसे वोट शेयर बहुत है। हमारी भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले, हमारी नीतियों को चाहने वाले बहुत लोग हैं। इस बार देखिएगा हमारी नीतियों के कारण, मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो हमने भारत को, चलिए ठीक है, ये तो सारा प्रोडक्शन है, ये अनुमान है, और 4 जून को ही सारी चीजें क्लियर होंगी। एक बार फिर अमित जी के पास में आ जाता हूं। अमित जी, 2 चीजें काफी है, अगर हम कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडी गठबंधन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो शुरू से ये कहते रहे कि अब की बार 400 पार। आप लगातार ये कहते रहे कि इनकी सीटें इतनी नहीं आ रही हैं, लेकिन कहीं आपका भी टारगेट नहीं दिखा कि नहीं, हम इंडी गठबंधन के साथ में हम 300 सीट लेकर आ रहे हैं, या फिर हम 350 सीट लेकर आ रहे हैं। ये क्या वजह रही कि आप ये तो कहते रहे कि ठीक है सत्येंद्र जी, हो गया, मैं आगे बढ़ता हूं। अब जो अमित जी क्यों टारगेट सेट नहीं कर पाई इंडी गठबंधन या कांग्रेस? तो वो इसीलिए, और मंगल सूत्र भी छीने गए। चलिए सत्येंद्र जी बात आ जाए, अमित जी की बात आ जाए। अमित जी, हाँ, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। इसका जवाब मैं आपको, भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 के नेता हैं, उनका जवाब में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। एक नेशनल टीवी पर अमित शाह जी का इंटरव्यू चल रहा था, तो वो महिला पत्रकार थी शायद नाविका कुमार जी। उन्होंने पूछा कि आपने कहा था कि इतने पार किसी इलेक्शन में पश्चिम बंगाल में,
कि और मध्य प्रदेश की अब की बात 200 पार, उन्होंने कहा कि ये तो आए नहीं है, आपका नारा तो फेल हो गया। तो उन्होंने ये कहा कि ये नारे तो सिर्फ कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए दिए जाते हैं। तो आप इस चीज़ से आप समझ जाइए कि ये सिर्फ कहने को होते हैं। और रही बात, हम जनता जनार्दन को लोकतंत्र में सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन कांग्रेस को भी जरूरत है कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने की। अमित जी की बात है तो देखिए, कार्यकर्ता झूठ से बूस्टअप नहीं होता साहब। कार्यकर्ता बूस्टअप होता है अपने उस नेता से जिसकी इतनी आप सोचिए, कल्पना करिए, जो 3000 किलोमीटर से लंबी यात्रा करता है, जिसको प्रधानमंत्री युवराज कहते हो, और वो धूप में बरसात में पूरे देश को नापता हो। कार्यकर्ता तो साहब उससे बूस्टअप होता है। ऐसे नरेंद्र मोदी जी से बूस्टअप नहीं होता कि 15 करोड़ की कार में चलने से, 10,000 करोड़ के विमान में घूमने से, और हज़ारों करोड़ के प्रधानमंत्री निवास में घूमकर 1.5 लाख का चश्मा पहनकर अपने आप को गरीब का बेटा कहने पर, इस तरीके से झूठी बातों से बूस्टअप नहीं होता। राहुल गांधी जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखिए कि जो उनकी ऐतिहासिक छवि बदली है, जो उन्होंने अपने आप को खुद को गढ़ा है। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी चल के बता दें, अमित शाह जी चल के बता दें, 10 किलोमीटर ही पैदल, पूरा भारत ना नापें, 10 किलोमीटर चल के बता दें। तो कार्यकर्ता तो इस चीज से, अरे रुक तो जाओ सत्येंद्र भाई, इतना क्यों उत्साहित हो रहे हो, रुक तो सुन तो लिया करो पूरी बात। तो बात यह है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, आप कुछ भी कह लें, ये कुछ भी कह लें, हम कुछ भी कह लें, जनता बहुत समझदार है। 140 करोड़ लोगों से ज्यादा वो है। आज जनता ये सोच रही है कि जिस प्रधानमंत्री को हमने 10 साल मौका दिया शासन करने का, वो आज भी कभी नेहरू की बात करते हैं, कभी कांग्रेस की बात करते हैं, कभी उसकी बात करते हैं। वो खुद क्यों नहीं बताते कि हमने 10 साल में क्या किया और हम आने वाले 5 साल में क्या करेंगे। जीडीपी बढ़ने की बात करते हैं, ये क्यों नहीं बताते थे कि बेरोजगारी दर जो है वो लगातार इतनी ऊपर क्यों जाती जा रही है। वो ये क्यों नहीं बता रहे कि जिन 14 करोड़ लोगों को कांग्रेस शासन काल में गरीबी रेखा से हमने बाहर निकाला था, आज वो वापस 14 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे क्यों चले गए। चलिए, ऐसा क्यों हुआ कि 80 अमित जी, वक्त की कमी है, सतन जी वक्त की कमी है। फाइनल कमेंट्स आशीष जी से लूंगा, वक्त की कमी है सचिन जी। आशीष जी, ये वही राज्य है क्योंकि नेहरू जी के पापों को भारतीय जनता पार्टी, धारा 370 हटाई हमने राजीव गांधी के पापों को हमने धोया। की तो बात ही मत करो, जहां धारा 370 लड़वाई है ना, वहां आपकी इतनी हैसियत ही नहीं है, आपकी पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं है, एक सीट पर इनके पापों को धोया है तो बताइए ना। ये भारत के संविधान में बैठे प्रधानमंत्री बने, 1000 के पापों की चर्चा होगी। कैसे इन्होंने कच्चा श्रीलंका को दे दिया, कैसे इन्होंने 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन को दे दी, कैसे हमारा जम्मू कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। अरे पाकिस्तान छोड़ो, हमें हिंदुस्तान के लोग हैं, डूब मरे कांग्रेस। आप पाकिस्तान की बहुत चिंता करते हो, चलिए, आपके नेता चलिए, पाकिस्तानी चलिए, होंगे, लेकिन चलिए, हम मैं लोग आशीष जी हिंदुस्तान के में पास पैदा आ हुए जाता हैं, हूं। हिंदुस्तान की इसी धरती पर सचिन जी, अमित जी, सचिन जी, कश्मीर जो है वक्त कम है सचिन जी, वक्त कम है, और संसद में वक्त कम है पारित किया है। सचिन जी ठीक है, जो चीजें हो रही है, मैं नहीं, एक बार देखिए, आशीष दुबे जी के पास में। पराकाष्ठा आशीष है। जी, ये वो राज्य हैं जिनका जिक्र हम 5वें चरण में कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से बहुत उम्मीद है, क्योंकि चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, यही वही राज्य, चाहे महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार, उड़ीसा हो, कि हम यहाँ से बेहतर गेन करेंगे, क्योंकि साउथ की क्या पोजीशन रहेगी अभी ये क्लियर नहीं है। तो ये मान लिया जाए कि सारा दारोमदार इन्हीं राज्यों पर, हालांकि मध्य प्रदेश हो चुका है, राजस्थान हो चुका है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ हो चुका है। आशीष जी, देखिए सही बात है कि भाजपा के जो कुछ प्रभावशाली जो क्षेत्र हैं अभी तक के, उस पर चुनाव हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, जो झारखंड है, इन पे बड़ा दारोमदार है इनका। और यहाँ पे इनको पुराने समय पिछले चुनाव में बड़ी सीटें मिली हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी आप देखिए कि इस बार उत्तर प्रदेश में और बिहार में, दोनों में जो अभी हम जो देख रहे हैं, उसमें जो गठबंधन के जो दल हैं इनके, वो भी बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। और काफी भाजपा जो है वहां पे एकदम सैचुरेशन पे, तो उसको वहां पर टिके रहने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता। तो अगर वहां से भाजपा के प्रत्याशी पिछले चुनाव जैसा रिजल्ट नहीं दे पाते, तब जाकर चुनाव का सीन बदलने की परिस्थिति बन सकती है। क्योंकि अभी जो स्थितियां हैं उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कोई चुनाव किस तरफ जा रहा है। चलिए, बेहतर बात आशीष जी कर रहे हैं कि अभी की जो चीजें हैं, कि चूंकि उसकी वजह भी, आशीष जी बेहतर बात आप कर रहे हैं, उसकी वजह भी ये है कि इस बार का जो चुनाव है कुछ अलग तरह का है, वोटर भी साइलेंट है। वोटिंग परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, किसी फेस में बढ़िया हुआ, लेकिन अन्य फेस देखें तो वोटिंग परसेंटेज अमूमन कम रहा है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो 5वां चरण
लोकसभा का जो रण है उसका 5वां चरण पूरा हो चुका है और 49 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। नतीजे तो 4 जून को ही आएंगे। इंडियन लाइव से बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।